जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूं, ए गमे दिल क्या करूं ए वहशते दिल क्या करूं। मतलब हनीमून एडवेंचर पे ज़रूरी उसको है। हाँ हाँ, हनीमून पे उसको बाली के अलावा कहीं और जाना ही नहीं है। अगर थोड़ा और जाके स्विट्जरलैंड तक अफोर्ड कर पाया तो बेहतर है। देखिए हमारी सोसाइटी इतनी मोटिवेशन एडिक्ट कभी रही ही नहीं जितनी अब है। अब माइग्रेटेड इंसान का हो रहा है, क्योंकि माइग्रेटेड इंसान अब दरअसल गांव से शहर तो आ गया है, तो जैसे हया यकलख्त आई वैसे ही उसको ख्वाहिश तो यकलख्त आ गई, लेकिन रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। जॉइंट फैमिली अच्छा या बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम ये ना भूलें कि महाभारत भी जो है वो काका बाबा के लड़कों में ही हुई थी। बिल्कुल। वो बस कि हाँ, दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। मुझे लगता है कि अब इंसान फाइनली हो रहे हैं हम। अब यहाँ पे मक्खियाँ भी आ रही हैं बीच बीच में सर कभी। लिटरली अब ये सर। बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊँ, ये मैंने जानबूझ के हाँ, बात ये कही, यहाँ अपना रोना भी रोना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ समझना, रोना ज़रूरी है, पर कहते हैं ना वो अपना रोना रो रहा था। आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं उनका पोर्टफोलियो ही इतना बड़ा है कि उनके इंट्रो को शूट करने के लिए हमें अलग से वक्त निकालना पड़ा। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर संदीप आत्रे के साथ, जो कि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट भी हैं। ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ सोशलिजेंस, जिसका कि काम ये है जो अपने ई लर्निंग कोर्सेज के थ्रू लोगों के बीच में सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसको और ज़्यादा डेवलप करने का काम करती है न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दिस CH एज मेकर्स के ये को फाउंडर भी हैं, जो कि एक सेंट्रल इंडिया का लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट सेंटर है। सबसे बड़ी बात कि ये अपने ही डोमेन में 3 किताबों के ऑथर भी हैं, जिसमें कि पहली का नाम है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस लॉजिकली और दूसरी का नाम है ऑब्जर्विंग नॉन वर्बल बिहेवियर्स, और जो तीसरी किताब है वो जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के ऊपर बात करती है, जिसका कि नाम है 2 पारस ऑफ एवरीडे विजडम। और इनकी तारीफें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती हैं, ये खुद की नज्म और गजल का एक कलेक्शन भी पब्लिश करा चुके हैं, जिसका कि नाम है बात जज्बात की। अपने इस डोमेन में पिछले करीब 2 दशकों से काम कर रहे हैं और न जाने कितने हज़ारों प्रोफेशनल्स की ये प्रोफेशनली मदद भी कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, जिसको कि सुनकर आपको भी फील होगा कि आपने कुछ काम की बात सुनी। 2022 में, या यूँ कह लें आप, जब से पेंडेमिक खत्म हुआ है या ज़िंदगी वापस सड़क पे आना शुरू हुई है, तब से वुमेन एम्पावरमेंट की बातें एकदम से सडनली आप देखेंगे सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी हैं। एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि अब उसको कवर कर रहा है और लोग इस बारे में बात करना भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस बारे में बात होना शुरू हुई, मेन मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात शुरू हो चुकी है और जून को हम लोग सेलिब्रेट भी उसी के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको कि अभी भी ये चीज़ पता नहीं है या समझ में नहीं आती है कि आखिर ये इशू क्या है, क्योंकि आदमियों के बारे में कभी इतनी बात हुई ही नहीं। आदमियों को एज अ प्रोवाइडर देखा जाता है। आप चाहे रिलेशनशिप की बात कर लें, चाहे आप बेटे की तरह बात कर लें, एक बाप की तरह बात कर लें, किसी भी तरह से बात कर लें, बड़ा भाई हो छोटा भाई हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो प्रोवाइड क्या कर रहा है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो वो टेबल पे क्या ला के दे रहा है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप आत्रे सर। ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट भी हैं। तो संदीप आत्रे सर, पहले तो बहुत बहुत वेलकम सर आप। थैंक यू। सर सबसे पहले तो आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि ये इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट होता क्या है, जिससे कि वो आपसे थोड़ा सा एक कनेक्शन बिल्ड कर पाएँ सर। देखिए पहले तो मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे पास जो है वो बुरे बीमार या कमज़ोर लोग नहीं आते। मेरे पास हैरान परेशान या खोजते हुए लोग आते हैं। और सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट होने का मतलब ये है कि मैं ये टॉप 10 वर्क स्किल्स में से एक और सारे सॉफ्ट स्किल्स की फंडामेंटल स्किल सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस को सिखाने और सिखाने का। हाँ तो सिखाने, और मुझे लगता है सिखाना शायद बड़ा वर्ड हो गया, पर फिर भी सिखाने या सीख पाने में मदद करने वाला शख्स। सर एक्चुअली ये हुआ भी था, मतलब जैसे ही मेरे दिमाग में ये टर्म आया था मेंटल हेल्थ, तो जब मैंने सोचना शुरू किया कि यार मैं किससे इस बारे में बात कर सकता हूँ, तो जिस जयकांत, जिनका कि मैंने आज जिक्र भी किया आपसे, सर उनने मेरे को आज से करीब 4 से 5 साल पहले आपके बारे में बताया था कि संदीप आत्रे सर हैं, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत तारीफ़ें करी सर। तो पता नहीं कहाँ से आउट ऑफ द ब्लू सबसे पहले मेरे दिमाग में आपका ही नाम स्ट्राइक किया। जयकांत ने मुझे आपका डायरेक्ट नंबर भी दिया, उन्होंने कहा आप सर से बात कर लो, बात कर लें। मैंने कहा नहीं यार वो अच्छा नहीं लगता, तो एक बार आप पहले बात कर लो, फिर उसके बाद मैं कर लूँगा। आई थिंक थैंक्स टू जयकांत दैट वी आर। हाँ सर, मतलब ऐसी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए सर कि ऐसे, मतलब। तो सर हम बात शुरू करते हैं मेंटल हेल्थ, मतलब ये एक्चुअली में कुछ है भी या सिर्फ एक वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट में आदमियों ने एक हवा बना दिया है? काश ये हुआ ही होता। काश सर, सही। काश हुआ ही होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सच है। और एक बहुत ही इग्नोर्ड और अनएक्नॉलेज्ड सच है, और आज से नहीं है। मजाज लखनवी जो कि बहुत बड़े शायर रहे हैं, उनकी एक बड़ी खूबसूरत नज़्म है,
उस नज़्म का हिस्सा है कि जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूँ, इस किनारे नोच लूँ और उस किनारे नोच लूँ, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूँ, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशत दिल क्या करूँ। आप सोच के देखो तो ये गम, ये वहशत जो है नमन, ये एक आदमी के जहन का हिस्सा हमेशा से है। और अब तो ये और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आज हम रेमंड्स मैन, कंप्लीट मैन बनने की कोशिश कर रहे हैं और बनाने की। तो आज दरअसल एक मैन को जो है वो 6 एब्स भी बनाने हैं। एक भी ऐब नहीं होना चाहिए लेकिन 6 एब्स होने चाहिए, है ना? उसके अलावा उसको पैकेज बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका जो है वो फेस बिल्कुल ग्लो करना चाहिए, उसका सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलोअर्स होने चाहिए। उसको अपनी ज़िंदगी में अगर उसने स्कूबा डाइविंग नहीं की तो क्या किया? मतलब हनीमून एडवेंचर पे ज़रूरी उसको, है। हाँ, हनीमून पे उसको बाली के अलावा कहीं और जाना ही नहीं है। अगर थोड़ा और जाके स्विट्ज़रलैंड तक अफ़ोर्ड कर पाया तो बेहतर है। आज उससे सब कुछ बनना है और ये कंप्लीट मैन बनाने के चक्कर में हम उसके ऊपर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स डाल रहे हैं या वो खुद पर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहा है, उसकी जो आप चाहें ना चाहें लेकिन उसकी जो एक एक बहुत बड़ी लड़ी तैयार होगी, वो इवेंचुअली मेंटल हेल्थ को तो बिगाड़ेगी। क्योंकि सर आज की मतलब हम आज सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपने एक बहुत बड़ा वो दौर भी देखा है जब सोशल मीडिया था ही नहीं। आप उसकी बात तो छोड़ दीजिए, आज के दौर में बात हो रही है क्योंकि आप और मैं डिस्कस कर पा रहे हैं, हमारे जैसे कई लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज़ हो रही है। तो इसके पहले का जो दौर था उसमें तो कोई शायद इस चीज़ को मानता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। मतलब अगर आप एक मर्द हो, अगर आप एक लड़का हो, तो आपको पैसे कमा के टेबल पे रखने, फिर ये मैटर नहीं करता कि आप एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी जीना चाह रहे हो। आर्टिस्ट की ज़िंदगी में ऑब्वियस सी बात है सर, स्ट्रगल्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं और सबसे बड़ी बात है कि स्टेबल लाइफ नहीं होती। तो आज हमें सडनली क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि हमें इस बारे में डिस्कस करना पड़ रहा है? उसके 3 रीज़न्स हैं नमन। पहला रीज़न है मोटिवेशन एडिक्शन। देखिए, हमारी सोसाइटी इतनी मोटिवेशन एडिक्ट कभी रही ही नहीं जितनी अब है। अब जो है आपको ऑलमोस्ट हर दिन अच्छा महसूस करने की खुजाल है और एक भी बुरा दिन जो है वो आदमी अब सहन नहीं कर सकता। सबा का बड़ा खूबसूरत शेर है दैट गुलशन की फ़कत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है, जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी ज़रूरत होती है। लेकिन अब हमें गम नहीं चाहिए। अब हमारे जो इमोशंस का पैलेट है ना नमन, उस पे हमको पिंक, पर्पल और ब्लू ही चाहिए। अब उसके ऊपर हमको ब्राउन, ब्लैक नहीं चाहिए और ये पहले कभी रहा ही नहीं। अब दरअसल मैंने एक कोट लिखा था, वो मुझे बड़ा पसंद है, खुद ही का है। वो ये है कि डिज़ायर टू बी हैप्पी एवरी डे इज़ द मोस्ट अनहेल्दी डिज़ायर। और ये अनहेल्दी डिज़ायर पहले कभी नहीं थी। पहले सुख जो था ना एक साझा कॉन्सेप्ट था। अब सुख जो है वो एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है। साझा कॉन्सेप्ट किस तरह से था कि आप देखो तो पाओगे कि मैं अगर अपना बचपन याद करूं तो मैं दिवाली पे जब क्रोशिया ढकी थाली आस पड़ोस के 10 घरों में लेकर गया था, उसमें जो घर पे बना था वो लेकर, तो खुदा कसम वो थाली कभी खाली वापस नहीं आई। तो वो एक साझा कॉन्सेप्ट था। आज दरअसल सुख साझा कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज़ एन इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट, इट्स अ पर्सनल फीलिंग। हाँ, तो पहला रीज़न जो है वो है मोटिवेशन एडिक्शन, जो कि पहले कभी नहीं रहा। दूसरा है माइग्रेशन। क्या है, पहले माइग्रेशन इतना नहीं था, तो अब क्या है, अब जो है वो इंसान जो है, स्पेशली मैन जो है, वो गाँव से कस्बे में आ रहा है, कस्बे से शहर में, छोटे शहर से बड़े शहर में, बड़े शहर से बड़े देश में, बड़े देश के छोटे शहर से छोटे बड़े शहर की तरफ कंटिन्यूस जाता हुआ साइकिल है वो। कंटिन्यूस माइग्रेशन कर रहा है वो। अब इस माइग्रेशन में वो बहुत खूबसूरत शेर है वो कि अब मैं राशन की कतारों में नज़र आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सज़ा पाता हूँ। तो मेरा ऐसा सच में मानना है कि आप जब माइग्रेट होते हैं तो आप जो हैं वो अपने रूट्स जो हैं उनसे लगातार अलग होके एक लेस एंकर्ड लाइफ जी रहे होते हैं और वो जो एंकर्ड न होने की कॉस्ट है ना वो मेंटल हेल्थ पे है। तो पहला मोटिवेशन एडिक्शन, दूसरा माइग्रेशन और तीसरा हम सबको समझना पड़ेगा कि अब हम सब जो हैं वो मनी माइंडेडनेस की तरफ जा रहे हैं। ये मनी माइंडेडनेस जो है वो बड़ी तकलीफ देगी। वो एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग था, मुझे एक इंग्लिश फिल्म का डायलॉग था दैट नाउ द प्रॉब्लम इज दैट वी आर स्पेंडिंग मनी वी हैव नॉट अर्नड टू बाय थिंग्स वी डू नॉट नीड सो दैट वी कैन इम्प्रेस पीपल वी डू नॉट लाइक। अब ये देखिए, ये मनी माइंडेडनेस जो है ना नमन, इसने बड़ी तकलीफ दिया। वो जो एक बड़ा खूबसूरत तुमने कही आहिस्ता आहिस्ता का एक वो है, जगजीत सिंह गज़ल का एक शेर है कि जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा,
हया यकलख्ताई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे एडोलेसेंस में जब इंसान किशोरावस्था में जाता है, टीनेज में, तो जवां हो रहा है, लेकिन होता क्या है कि हया तो एकदम से आ जाती है, लेकिन शबाब आहिस्ता आहिस्ता आता है। वो उसी वक्त तरह सिखाता है। हाँ, वो वक्त सिखाता है, वक्त के साथ आता है। पर वैसा ही हाल अब माइग्रेटेड इंसान का हो रहा है, क्योंकि माइग्रेटेड इंसान अब दरअसल गांव से शहर तो आ गया है। तो जैसे हया यकलख्त आई, वैसे ही उसको ख्वाहिश तो यकलख्त आ गई, लेकिन रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। पर अब दिक्कत क्या है कि ख्वाहिश एकदम से आ गई, रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, तो इस गैप की परिणति क्या होगी? मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम। सर इसमें आप जॉइंट फैमिली या फिर जो आज की डेट में हम न्यूक्लियस फैमिली की बात करने लगे हैं, क्योंकि आज की तारीख में जॉइंट फैमिली सर नाम मात्र की रह गई हैं, तो उसको आप कितना बोलेंगे कि जॉइंट फैमिली कितनी ज़रूरी हुआ करती थी एक इमोशनल सपोर्ट के लिए, प्लस कहीं ना कहीं आपको एक घर में ही वो माहौल मिल जाता था जो आपको बाहर आज की तारीख में डंडे खा के सीखना पड़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की रमन। मेरा ऐसा मानना है कि देखो, जॉइंट फैमिली अच्छा या बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम ये ना भूलें कि महाभारत भी जो है वो काका बाबा के लड़कों में ही हुई थी, बिल्कुल। है ना। तो इवेंचुअली ऐसा नहीं है कि काका बाबा के लड़के साथ में रहते हैं तो या लड़कियां साथ में रहती हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। जॉइंट फैमिली का एक फ़ायदा था, वो फ़ायदा ये था कि जॉइंट फैमिली हमारे लिए कॉन्सेप्ट जो है वो कभी भी फैमिली को लेकर नहीं था। आज भी तुमने कहीं सुना होगा कि गाँव में, स्पेशली पंजाब के गाँव में, साझा चूल्हा होता है। साझा चूल्हा मतलब क्या, कि भाई पूरे गाँव का चूल्हा एक ही जगह होता था, तो सब लोग जो है वहाँ जाके एक साथ जो है वो रोटी पका लेते थे। अब इमेजिन करो, साझा चूल्हा किसको कहते हैं? आप पूरा गांव जो है वो एक फैमिली की तरह था। इनफैक्ट मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पहले छोटे बच्चे को मोहल्ला पाल लेता था, हाँ बड़े बच्चे को पालने के लिए माँ बाप लगते थे। अब तो प्रॉब्लम ये है, छोटे बच्चे को माँ बाप पाल रहे हैं और बड़े बच्चे को पालने के लिए तो माँ बाप में एनर्जी नहीं बचती। सर, मतलब मैं तो आजकल ये तक देख रहा हूँ कि माँ बाप तो जॉब करते रहते हैं, बच्चे या तो कोई थर्ड पर्सन ही बड़े कर रहा है, या फिर एक सिनेरियो तो सर अभी ऐसा भी हुआ है उसमें तो माता पिता मुंबई में है और बच्चे को उन लोगों ने छतरपुर भेज दिया है कि आप थोड़े टाइम के लिए रख लो, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। देखिए क्या विडम्बना है, इट्स एन आयरनी। और देखा जाए तो आप धीरे धीरे डबल इनकम नो किड्स डिंग्स आएंगे, डबल इनकम नो किड्स ओनली डॉग, वो भी आएगा। तो यू नेवर नो, अभी तो बहुत सारे बदलाव आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं वो जो आपने बात कही, मनी माइंडेड होते जा रहे मनी हैं। माइंडेड होते जा रहे हैं, माइग्रेशन होते जा रहा है और मोटिवेशन एडिक्शन है। मतलब आज आप देखो ना, आज मुझे लगता है हमारे देश में प्रति हेक्टेयर करीब 12 मोटिवेशनल स्पीकर पाए जाते हैं। हाँ सर। तो मेरा मानना है कि ये सप्लाई तभी तो हो रहा है जब डिमांड इतनी है। अच्छा, महिलाओं के बारे में जब बात होती है तो ये कहते हैं कि यार ये हमेशा कंप्लेन करती रहती हैं कि आदमी हमसे खुल के बात नहीं करते। अब कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा आप कह रहे हैं कंस्ट्रेंट भी है, लेकिन ये रियलिटी भी है कहीं ना कहीं। जब भी हम किसी से बात शेयर करने के लिए जाते हैं, एज अ मैन टू मैन हम बात कर लें कि हम जैसे ही शेयर करने किसी के साथ भी ओपन होते हैं, तो एक ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि या तो उस चीज़ को आपके अगेंस्ट यूज़ कर लिया जाएगा, तो क्या वो रोकता है, या कुछ और चीज़ है कि कहीं ना कहीं आदमी अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते? देखो, मैन और वुमेन जो है, इनका कंपैरिजन मेरे हिसाब से एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता है कि ये एक बहुत फेयर कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है कंपैरिजन, क्योंकि मैं हमेशा से मानता आया हूँ इस बात में कि मैन और वुमेन इक्वल हैं पर सेम नहीं। वो दोनों बराबर हैं पर समान नहीं है। कैसे सर? उनके बीच में फ़र्क है। अगर मैं बहुत ज़्यादा बायोलॉजी में न भी जाऊँ, पर फिर भी थोड़ा सा कहूँ तो हार्मोनली मैन जो है वो टेस्टोस्टेरोन कॉन्सेप्ट जो है वो सिस्टम है। अब वो टेस्टोस्टेरोन सिस्टम है, और वुमेन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सिस्टम है। अब ये दोनों, ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे में नहीं होते हैं, हार्मोन्स तो दोनों में पाए जाते हैं, लेवल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो पाओगे कि मैन जो है, मैन इवोल्यूशनरीली हंटर गैदरर के टाइम से ही बाहर जाके फोरेजिंग या हंटिंग कर रहा था, और वुमन जो है इवोल्यूशनरीली वो घर पर या उस टाइम गुफा में जो है वो बच्चों को बड़ा करने की प्रोसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व थी। अब हम जो ये नई वुमन और नए मैन का जो कंस्ट्रक्ट अब लेके बैठे हैं, इससे जुम्मा 50 साल ही तो हुए हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो तो लाखों सालों से जिस तरह के सिस्टम के लिए बना है, उसमें मैन जो है वो बाहर जा रहा था और वुमन जो है वो घर पे थी। आज भी ध्यान से देखो तो पाओगे कि इस ब्रेन, वो जो उस पुराने ब्रेन के रेसिडुअल हैं, वो हमारे अंदर रेमिनेंट्स अभी भी हैं। जैसे जो वुमन जो है वो घूमती हुई चीज़ों के लिए उसकी आंखें कम बनी हैं, तो ड्राइव जब करेगी तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि घूमती हुई चीज़ों के लिए मैन की आंखें ज़्यादा जो हैं वो वायर्ड हैं, और वुमन के लिए बारीक चीज़ों को देखने के लिए वायर्ड ज़्यादा हैं। एक्सपेरिमेंट्स तो यहाँ तक बताते हैं कि रात को अगर बच्चा रोएगा तो माँ उठ जाएगी और पिताजी जो हैं वो खर्राटे ले रहे होंगे, पर अगर आहट होगी दरवाजे पे चोर टाइप की कोई, तो जो है वो आदमी उठ जाएगा, औरत जो है खर्राटे ले रही होगी। तो अब ये कितनी अमेजिंग बात है कि मैन और वुमन एक्चुअली अलग हैं।
हालांकि अब धीरे धीरे समान जो हैं वो बराबर होने के नज़दीक तो आ रहे हैं, पर अब मैन पे वापस चलें तो मैन के लिए अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये था नमन कि उसको अगर वो इमोशंस एक्सप्रेस कर गया तो जो उसकी वीरता से, शौर्य से, जो उसको हमने सांचे में ढाला था, वो सांचा टूट जाता। वुमन के लिए वो नहीं था। आज भी जब हम लक्ष्मीबाई के लिए गाते हैं कविता तो हम कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एग्जैक्ट। तो ये अनफॉर्चुनेट है, पर कितना रिप्रेजेंटेटिव है कि अगर वुमन की भी वीरता के बारे में बात करनी है तो उसको मर्दाना कंपैरिजन जो होगा वो मर्दाना हो जाएगा। अब विच इज़ अनफॉर्चुनेट बट विच इज़ ट्रू। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को जो एक स्यूडो वीरता और शौर्य के कॉन्सेप्ट से जो है वो जोड़ दिया गया, उसकी वजह से आधे वक्त तो वो इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि उसको लगता है कि अरे ही विल बी अ लेसर मैन। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि वुमन ने भी उस जो मिसकंसेप्शन था उसको अपने लिए सही मैन चुनने के क्राइटेरिया में ज़्यादा अहम जगह दे दी। वो भी चाहती थी एक माचो मैन, वो नहीं चाहती थी एक सेंसिटिव मैन। सर वो तो आज भी है ना, हम देखते हैं सोशल एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर जो वीडियोस सामने आते हैं। अभी कल ही मैं देख रहा था, उसमें एक बंदा स्ट्रीट पे पूछ रहा था कि आपको एक सरकारी नौकरी वाला चाहिए एक प्राइवेट नौकरी वाला। वहाँ पे सब सरकारी ही बोल रहे थे। मतलब ये अनफॉर्चुनेट मुझे इसलिए लगा क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि सर प्राइवेट सेक्टर्स में अच्छा पैसा मिलता है, बट वो एक जो अपने साइकोलॉजी की बात करी कि पुरानी साइकोलॉजी बनी हुई है कि सरकारी नौकरी जिसको मिल गई मतलब वो राजा आदमी है, मतलब दुनिया तो उसी के पीछे जा रही है। और आज की जो महिलाएं हैं उनका भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट वही। आप मतलब मैं ये नहीं कि मैं किसी वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट में हूँ या इक्वालिटी के अगेंस्ट में हूँ, लेकिन फिर आप उस सांचे को दोनों तरफ रखो ना। आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो तो इक्वालिटी तो फिर हर जगह आनी चाहिए। अगर आप उसको इस तरीके से नहीं लेके चलोगे तो फिर तो आप खुद के लिए एक हिपोक्रेटिक माहौल तैयार कर रहे हो। सही बात कि यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ और यहाँ पे मैं नहीं हूँ, यहाँ पे मैं अपने फार्मूला लगाने वाली हूँ और यहाँ मैं नहीं लगाऊंगी। हाँ नमन, और इसके लिए भी हम जो है वो वुमन को जिम्मेदार इसलिए नहीं ठहरा सकते, जैसा कि तुमने भी कहा कि मैन और वुमन दोनों ही अपनी तरह से सोशल कॉन्स्पिरेसी का शिकार रहे हैं। अब देखो ना, पहले वुमन के साथ क्या साजिश रची गई कि वुमन को उसकी बॉडी में कैद कर दिया गया, है ना। वो एक शेर है मेरा कि माना अब मिलती नहीं 2 गज ज़मीं, लेकिन इसका ये कोई मतलब नहीं जिस्म में अपने ही दफना दो हमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस्म में दफना दिया औरत को, तो औरत जो है वो या तो खूबसूरत थी इसलिए कॉन्शियस रहती थी, या खूबसूरत नहीं है इसलिए कॉन्शियस रहती थी। अब सेम साजिश जो है वो सोसाइटी ने मैन के लिए भी रचना शुरू कर दी। तो अब मैन जो है वो अगर हैंडसम नहीं है, मैन अगर खूबसूरत नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है। क्योंकि आप ध्यान से देखो, पहले के हीरो जो थे वो देवानंद थे, जो उतने ही दुबले पतले थे और दांतों के बीच में गैप था। लेकिन अब सारे हीरो की बॉडी है, सब एक अब जैसे दिखते सारे हीरो एक जैसे दिखते हैं। हाँ। अब सारे हीरो जो हैं वो 6 एब्स वाले हैं। तो पॉइंट ये है कि ये सारी जो साजिश है ना, ये साजिश बहुत मैक्रो लेवल पे चलती है, पर माइक्रो लेवल पे ये इंडिविजुअल्स को अफेक्ट कर देती है। और मेरा मानना है इस साजिश के शिकार वुमेन और मैन दोनों हैं। मैन लेटेस्ट है, अच्छा, वुमेन काफी हमने भी मेल मस्कुलिनिटी की बात करी कि आपने कहा आज के दौर में एक पैमाना बन चुका है कि आप ऐसे हैं तो आप परफेक्ट हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं हैं। तो क्या वो भी कुछ एक जैसे आपने अचीव कर लिया, वो सेट ऑफ गोल जो सबने बताया है वो आपने अचीव कर लिया, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद तो सर सबका डिक्लाइन आता है। फिर उस पॉइंट पे जाके जो डिप्रेशन अंदर आता है कहीं ना कहीं, वो भी क्या इसी चीज़ से रिलेटेड है? हाँ है ना। आज हम हमारे हीरोज़ को ही देख लेना। आज आप सोच के देखो, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान जो हैं वो 60 के नज़दीक पहुंच गए हैं। अब 60 के नज़दीक पहुंच गए, अगले साल सारे ऑलमोस्ट 60 के हो जाएंगे, 1-2 साल में। लेकिन अब उन लोगों के साथ प्रॉब्लम देखो, अब उनको हीरो न बनना ये पच ही नहीं रहा है। उनको हीरो बने रहने के लिए जो कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, वो कॉस्ट अपने आप में बढ़ती जा रही है। अब ये तो एग्जाम्पल सिर्फ इन्हीं का नहीं है, अमिताभ बच्चन भी जो हैं वो फाइनली देखा जाए तो सारी पिक्चरें करने के बाद हीरो बनने की कोशिश में आखिरी तक लाल बादशाह और मृत्युदाता करते ही रहे ना। बिल्कुल बिल्कुल। वही हालत हम मेन की अपने सोशल फैमिलियल लेवल पे छोटी छोटी मूवीज़ में हीरो बनने की एक, जिसको हम कहते हैं ना, हीरो बनने का एक कंपल्शन, हीरो बनने की एक मजबूरी के चलते हमारे डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आज आप यकीन मानो, आज मेरे पास एक क्लाइंट होगा, एग्जाम्पल लें, अब वो 55 साल की उम्र में वो आज भी अपने 25 साल के बेटे
से साइकोलॉजिकली कॉम्पीट कर रहा है। आज वो जब देखता है बाहर तो वो पाता है कि उसको दरअसल 55-60 साल की उम्र का होने के ख्याल के पहले ही इंस्टाग्राम पे एक पोस्टर आ जाता है दैट 50s आर न्यू 40s नाउ। Why should 50s be new 40s? 50s should be 50s, 40s should be 40s, 60s should be 60s. मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान जो ढलते सूरज की खूबसूरती को उगते सूरज की खूबसूरती से कंपेयर करेगा, वो सुबह तो खुश रहेगा, शाम को नहीं। बस वही हालत हम सब मेन की है। सर लेकिन आप हम जब घर में बड़े होते हैं, मान लिया चलिए हम न्यूक्लियस फैमिली में आ गए, कंपटीशन तो हम अपने फादर से ही सीखते हैं कहीं ना कहीं। मतलब एक नई उम्र में, चाहे वो एक लड़की हो चाहे वो लड़का हो, बाहर हमारे पिताजी ही जा रहे हैं तो वो हमारी नज़रों में तो वही हीरो होते हैं। तो जब हम उनको compete करते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं वही साइकोलॉजी, वही साइकी हमारे अंदर भी आती है। तो हमारे फादर्स कहीं ना कहीं हमारे सामने इमोशंस को दिखाते नहीं, लेकिन महसूस तो सर हो जाता है। आप एक छत के नीचे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप महसूस ना करें। तो क्या वो भी एक कारण बनता है हमें रोकने के लिए कि नहीं, जैसा हमारे पिताजी ने किया शायद हमें भी वही चीज़ कैरी फॉरवर्ड करनी है, क्योंकि हमारी नज़रों में तो वो हीरो है ना। तो क्या उस चीज़ को हमें समझना चाहिए, हमारे फादर को समझना चाहिए? कितनी सही बात कही तुमने। इनफैक्ट एवरी फादर इज एज दे से, एवरी फादर इज हिज सन्स फर्स्ट सुपर हीरो एंड हिज डॉटर्स फर्स्ट लव। तो नो डाउट हमारे यहाँ जो है वो पिक्चरों तक में, मूवीज़ तक में बेचारा बाप जो है वो माँ के कंपैरिजन में पीछे छूट गया। हमारे यहाँ जो है वो जो माँ है उसने, और स्पेशली सलीम जावेद, क्योंकि सलीम खान और जावेद अख्तर की जो स्क्रिप्ट्स थी उन्होंने माँ को एलिवेट कर दिया, क्योंकि दोनों ने ही अपनी माँ को बचपन में खो दिया था और दोनों ही अपनी माँ से दूर रहे थे, और दोनों के ही फादर्स का इम्पैक्ट उन लोगों पर थोड़ा कम और कुछ केसेस में एडवर्स ही रहा था। इस वजह से उन स्क्रिप्ट्स ने हमारे लिए एक ग्रैंड नरेटिव तैयार कर दिया, और उस ग्रैंड नरेटिव की वजह से आज ध्यान से देखा जाए तो हम लोग आज भी माँ को एक ज़्यादा डियर और नियर कॉन्सेप्ट मानते हैं बजाय कि फादर के। अब अगर फादर को देखा जाए तो नमन, मैं तो मानता हूँ कि एज अ मैन भी ना देखूँ, एज अ ह्यूमन भी देखूँ, तो इंसानों में फादर की महत्ता इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जानी चाहिए कि क्योंकि ऑलमोस्ट किसी भी और मैमल में, किसी भी और प्राइमेट में आपको बच्चों की परवरिश में फादर का इन्वॉल्वमेंट इतना मिलेगा ही नहीं जितना ह्यूमन में। मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सारे मैमल्स, प्राइमेट्स में आप पाओगे कि जो माँ है वो बच्चे का ख्याल रखती है। पिता ऑलमोस्ट विद सम एक्सेप्शंस है ही नहीं पिक्चर में। यहाँ पिता की मजबूरी देखिए आप कि उसे सब कुछ करना है और बच्चे की पीटीएम में भी आना है, वरना बच्चा आज से 35 साल बाद ये बात याद दिला देगा कि पापा आप पीटीएम में नहीं आते थे। अब ये इंटरेस्टिंगली देखो तो वो फादर जिसको मैं और आप देखते रहे हैं, वो फादर दरअसल उस सोशल साजिश का शिकार होने की वजह से अपने आंसू तो रोक गया, क्योंकि उसे कहा गया कि अगर तुम रोए तो ये मत भूलना कि नाइस गर्ल्स डोंट शाउट एंड ब्रेव बॉयज डोंट क्राई। तो उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से उसको ऐसा देखा तो एक प्रोटोटाइप हमें भी मिल गया, हाँ। एक रोल मॉडल हमें भी मिल गया। पर मुझे अब बदलाव आते हुए दिख रहा है, और ये बड़ा अच्छा है कि अब मेन जो हैं वो रोते हैं, सिर्फ बेटी की विदाई के टाइम नहीं रोते हैं। उसके पहले तो जो है वो बाबुल उसी टाइम रोता था, उसके पहले नहीं रोता था, उसके बाद नहीं रोता था। अब एटलीस्ट जो है वो ज़्यादा रो रहा है, और इसीलिए शायद ज़्यादा जो है वो ज़्यादा साल तक जी रहा है और कम हार्ट अटैक्स आ रहा है। हार्ट अटैक्स। तो सर ये तो एक अच्छी बात हो गई, मतलब हमको अपने घर में एक रोल मॉडल देखने को मिल जाएगा कि अगर आप इमोशनल हो तो आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो। नहीं तो पहले हम देखते थे कि वो एक डिप्रेसिव माहौल हो जाता था, और मतलब जैसे हम इस एज तक पहुँचे, कहीं ना कहीं हमने भी हमारे फादर को देखा तो कि भाई वो कितने स्ट्रिक्ट हैं, किस तरीके से वो हमको ट्रीट करते हैं, हमें गलत लगता था। आज की तारीख में वो सब चीज़ें सही लगती हैं कि नहीं, शायद उन चीज़ों के कारण आज हम सही रास्ते पर हैं। तो ये जो इमोशनल वाला एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चलता रहता है, वो भी इवेंचुअली हमें हेल्प ही करने वाला है। तो ऐसे में पेरेंटिंग आज की जनरेशन को शायद और अच्छे से करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके ये सब चीज़ें थोड़ी और नॉर्मलाइज होंगी, एंड इवेंचुअली हम लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे और आगे आने वाले समय में उस चीज़ को और अच्छे से मतलब कैरी फॉरवर्ड भी कर पाएंगे, अपने आने वाली जनरेशन को दे पाएंगे। क्योंकि मेन मेंटल हेल्थ अगर शुरू हो गया है तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और है, आप वुमेन एम्पावरमेंट और मेन मेंटल हेल्थ का जो इशू चल रहा है, इन दोनों में से आप किस चीज़ को क्या मानते हैं, मतलब क्या कहना है आपका इन दोनों चीज़ों के बारे में? क्योंकि एक बहुत बड़ी सोसाइटी है
फेमिनिस्ट की हम कह सकते हैं, उनका ये कहना है कि ये जो मेंटल हेल्थ का जो पूरा किस्सा है ये शुरू ही इसलिए किया गया है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट या फिर फेमिनिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल महिलाओं को लेकर बात कर रही हैं, तो इसीलिए आदमियों के लिए अब ये बात शुरू कर दी गई है। क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं सर दिल तोड़ती है, क्योंकि बातें सही हैं लेकिन आप एक्नॉलेज क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? खैर इस पर मेरा जो नज़रिया है वो ज़्यादा बैलेंस्ड है, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि मैं मैन और वुमन को इक्वल मानता हूँ पर सेम नहीं। यानी वो अलग हैं, मैन मैन है, वुमन वुमन है, वो बराबर है पर समान नहीं है। और इसीलिए मैन का वुमन की तरह होना और वुमन का मैन की तरह होना, ये ख्याल ही मेरे हिसाब से थोड़ा अहमकाना है। पर हाँ, मैं समझता हूँ कि कई जगहों पर शायद ये ख्याल कि विथ सम वेंजियंस या विथ सम डिज़ायर टू लेवल थिंग्स अप, शायद मेल डोमिनेंस जो है उसको दूर करने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो लाना पड़ा था। और अब वुमेन एम्पावरमेंट को बैलेंस करने के लिए जो है वो शायद मेन मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। मैं इसको ना थोड़ा सा प्रोपेगेंडा ही मानता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अब ह्यूमंस की बात हो रही है। मतलब जेंडर फैक्टर का हाँ, वो बस कि दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। मुझे लगता है कि अब इंसान फाइनली हो रहे हैं हम, और अब हम ये मैन और वुमन की नहीं, अब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, और इट इज़ अ वेलकम चेंज। और इसलिए बियॉन्ड एनी प्रोपेगेंडा, आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम ट्रेंड। सर हम मतलब स्कूलिंग आज की दौर में एक बहुत मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, आजकल नोट्स व्हाट्सएप पे आने लगे हैं, तो ऐसे में आप स्कूल्स में क्या एक एक्सरसाइज को आप बोलना चाहेंगे कि होनी चाहिए, जैसे कि स्कूल के लेवल पर, क्योंकि वो एक पाठशाला तो वही है ना सर, मतलब हम किस तरीके से दूसरे लोगों में उठते बैठते हैं, हम किस तरीके से दूसरों के लिए एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं, वहाँ पर हम क्या बच्चों में कर सकते हैं कि उनको इक्वालिटी फील हो। क्योंकि आज की तारीख में हम कुछ स्कूल्स देखते हैं जहाँ पर कि लिटरली ये चीज़ को मतलब किया जाता है कि नहीं तुम ऐसे हो, तुम ऐसे नहीं हो। तो क्या हमको स्कूल के लेवल से ये चीज़ करनी चाहिए या हमें वेट करना चाहिए एक सर्टेन एज का कि नहीं उस दौर के बाद में या उस एज के बाद में हमें इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि नहीं इक्वालिटी की जो आज की तारीख में बात हो रही है वो जैसा कि आपने बताया उस तरीके से होना सही है, बशर्ते कि इस तरीके से कहना कि नहीं वो और तुम बिल्कुल ही सेम हो, और अगर आदमी 10 किलो का पत्थर उठा सकता है तो वो लड़की भी 10 किलो का पत्थर उठा सकती है। इसको क्या हमें स्कूल के लेवल पे समझना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए इतनी? मुझे लगता है हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे लगता है स्कूल के लेवल से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, पर स्कूल के पहले घर के लेवल से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि अब इसे ध्यान से देखो तो पाओगे कि स्कूल में भी हमको स्ट्रेंथ की डेफिनेशन जो है बदलनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ जो है उसमें एक पावर है, एक स्टेमिना है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है, और एक जो है वो निम्बलनेस है। अब इनमें चारों में अगर देखो तो किसी में वुमन बेहतर है, किसी में मैन बेहतर है। तो और एबिलिटी टू बियर, टॉलरेंस जो है वो भी स्ट्रेंथ का हिस्सा है। तो स्ट्रेंथ का की डेफिनेशन जो है, जब तक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन जो है वो वाइड नहीं होगी, जिसमें पावर के अलावा जिसमें टॉलरेंस, जिसमें निम्बलनेस, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें स्टेमिना, ये सब जब तक नहीं आएगा तब तक हम मैन और वुमन दोनों को ये रियलाइज़ नहीं करा पाएंगे जब वो बच्चे हों तभी, कि तुम दोनों ताकतवर हो, अलग अलग तरह से ताकतवर हो। मतलब सबका अपना अपना एक हाँ, वे अलग होता अलग है। तरह से हाँ, ताकतवर हो। एक डिपार्टमेंट है। वुमन शायद टॉलरेंस में बेहतर होगी, स्टेमिना में बेहतर होगी, फ्लेक्सिबिलिटी में बेहतर होगी, मैन शायद पावर में बेहतर होगा, और हो सकता है जो है वो किसी और चीज़ में बेहतर हो। तो ये जो स्कूल में ही बच्चों में लड़का और लड़की इन दोनों को जब तक हम एक पर्सन की तरह इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली है। अब इसमें छोटा सा एक और बात कहूँ, इंग्लिश की ग्रामर इसमें बड़ी काम आ गई है। अब ही और शी के बजाय दे यूज़ कर सकते हैं आप, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि एन अमेजिंग कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ही और शी की जगह दे यूज़ करने का सिंगुलर फॉर्म में भी ये जो तरीका है ये बात बताता है कि शायद अब हम लोग जो हैं वो अब एक जेंडर जो है कि बियॉन्ड एक ह्यूमन लेवल पे सोसाइटी पे जा रहे हैं। और यू आर वेरी राइट, शायद स्कूल से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए। सर लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी तो आ जाती है ना फिर कि मतलब हम हमेशा बात करते हैं कि आदमी फूलता नहीं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, तो एक डर ये भी है कि वो हम एक कहावत सुनते हैं ना कि कई एक बाल्टी में जब केकड़े पड़े तो एक दूसरे को पकड़ के खींचते हैं। तो जैसे अगर मैं आपसे अपना दिल खोल रहा हूँ
और आपके साथ भी कोई शख्स बैठा हुआ है, लेकिन वो बाहर जाके बोल रहा है कि यार वो लड़का तो बड़ा ऐसा है, और वो अंदर बैठ के रो रहा है, तो आपस में तो ये सामंजस्य जो है वो बैठ नहीं पाता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो डर भी तो रहता है ना सर, क्योंकि हम ठीक है बाहर वालों से तो लड़ लेंगे, लेकिन अगर आप मेरे अपने, अगर वो शख्स मेरा अपना है, तो वो उनसे लड़ने में तो सर मैं ख़त्म हो जाऊंगा। मैं कैसे उस चीज़ को टैकल करूं, क्योंकि सबसे पहली लड़ाई तो मुझे अपनों से ही लड़नी है। बहुत अच्छी बात कही नमन, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करना चाहूँगा नमन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप खुलते हो तो एम्बैरेसमेंट का रिस्क लेकर ही तो खुल सकते हो। अगर एम्बैरेसमेंट का रिस्क ना हो तो इंसान खुले क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि खुलता ही शख्स इसलिए है क्योंकि वो एम्बैरेसमेंट का रिस्क लेने को तैयार होता है। जैसे एग्जांपल दूँ, वो आदमी जो कि अभी बाहर गया है अपनी बात दिल की कह के, उसे अब तैयार होना होगा कि जब वो बाहर आए तब उसके पीठ पीछे क्या बातें हो रही होंगी उससे उसके मोराल पर असर ना पड़े। क्योंकि अगर आप खुलते वक्त अपने कंफर्ट को स्टेक पे नहीं रख पा रहे, तो आप इस तरह कंडीशनली खुलने से एक हद के बाद कॉस्मेटिकली तो खुलेंगे लेकिन ऑथेंटिकली नहीं खुलेंगे। और वुमन ने ये रिस्क हमेशा से लिया है, वुमन ने वो रिस्क लिया है, वो इवन एम्बैरेसमेंट की कॉस्ट पर भी खुली है और उसने अपनी बातें कही हैं। और मुझे लगता है अब मैन की बारी है कि वो भी जो है वो इसको स्टेक पे रखते हुए इस कॉस्ट के साथ खुलने की कोशिश करे। लेकिन सर फिर बात फिर एक बार फैमिली की आ जाती है। जैसे कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहे, हम लोग आगे बढ़े, आज भी हम लोग सब साथ में ही रहते हैं, भले ही घर अलग अलग हैं लेकिन हाँ कनेक्टेड हैं। और वो चीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती मेरी लाइफ में। मतलब कि अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है, मिसहैप होता है, कुछ भी होता है, तो मेरा पहला कॉल मेरे भैया लोगों को ही जाता है, जो शायद हम लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलते, लेकिन सबकॉन्शियसली हम लोग कनेक्टेड रहते हैं कि नहीं यार मुझे इनको फ़ोन करना है। अब ऐसे में जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे ही साथ में कुछ लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो इस चीज़ को सर पुश भी मारते हैं कि ये चीज़ ना हो। तो ऐसे में सर कहीं ना कहीं कहानी तो फिर उलझती ही जा रही है ना। आदमी इन दी एंड एक कमरे में अपने आप को अकेले ही पाता है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि संदीप सर मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मैं उनसे कोई चीज़ शेयर करूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर मुझको एक दो बार के बाद में कोई इस चीज़ को कन्विंस करवा देता है कि नहीं तुम ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। अब मैं तो सर एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैं ऑलरेडी वीक हूँ, तो मैं तो सर हर चीज़ के बारे में सोचूंगा कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है आपको बता के मैं ठीक करूँ, हो सकता है आपको बता के मैं गलत करूँ। सर यहाँ पे जो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो एक डिप्रेसिव काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है। उस सिचुएशन से अगर किसी को बाहर आना हो, क्योंकि आज कॉम्पिटिटिव कट थ्रोट एज है सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिचुएशन में बैठे हैं, चाहे आप पढ़ाई को ले लीजिए, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ले लीजिए, चाहे आप जॉब को ले लीजिए। मतलब आज कोई 1 लाख कमा रहा है तो उसका कंपैरिजन 2.5 लाख वाले के साथ होता है हम इस सोसाइटी में, जो आपने बताया मनी माइंडेड है। तो सर वो जो एक डीप डिप्रेशन वाला पॉइंट, जो डिप्रेशन भी नहीं होता बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और कई लोग सर उसमें टूट भी जाते हैं। हम कोटा में देख रहे हैं सर्वे किस तरह की न्यूज़ सामने आ रही हैं, उसमें अधिकतर संख्या सर ना भी हम माने तो लड़कों की कहीं ना कहीं निकलती। क्यों? क्योंकि वही एक्सपेक्टेशंस की बात आ जाती है। सर वो जो एक अकेलापन होता है उसमें हम किसके पास जाएंगे? मुझे लगता है पहले तो अकेलापन, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अलोन एंड बीइंग लोनली। मुझे लगता है बीइंग अलोन तो ज़रूरी है, क्योंकि बुद्ध को भी जो है वो जब एनलाइटनमेंट मिलेगा तो अलोननेस में ही मिलेगा। पर हाँ, अलोननेस और अलोन होना और लोनली होना ये अलग चीज़ें हैं। अलोन इज़ व्हेन यू चूज़ टू बी सॉलिट्यूड जब चुना हुआ हो, और लोनलीनेस इज़ जब सॉलिट्यूड चुना हुआ ना हो। तो मुझे लगता है सॉलिट्यूड में कुछ खराबी नहीं है। पर हाँ, जब ये लोनलीनेस पे कन्वर्ट होता है तब इसके सोल्यूशन कहाँ हैं वो देखने पड़ेंगे हमको। कैसे? पहला, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि एक मैन को कोई चॉइस ही नहीं है, उसको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में ऑफ एनी लेवल, चाहे वो गली क्रिकेट हो, चाहे वो गिल्ली डंडा हो, उसको उसमें आना ही पड़ेगा। यानी वो किसी भी एज में हो, उसको बाहर आके जीतना पड़ेगा, हारना पड़ेगा, झीकना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, चिढ़ाना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। क्योंकि वो मैन के अंदर का, मैंने कहा ना, वो टेस्टोस्टेरोन सिस्टम है, उसके अंदर एग्रेशन जो है वो नेचुरली आता है। ऐसे ही नहीं तुम्हारी मेरी आवाज़ जो है वो भारी हो जाती। तो ये जो पूरा सिस्टम है उसमें हमारे अंदर जो एक वायलेंस की स्ट्रीक है उसे बाहर निकालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। तो पहला तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू गेट आउट ऑफ रूम्स
एंड गेट ऑन द फील्ड, गेट ऑन द ग्राउंड, वो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि मैन जो है, मैन को जब वो बॉय होता है तभी बहुत अर्ली स्टेज में अपनी लाइफ को लेकर एक सेंस ऑफ डायरेक्शन बिल्ड करना बेहद ज़रूरी है। देखिए, सेंस ऑफ डायरेक्शन बिल्ड करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको 13 साल की उम्र में पता चल जाए कि आपको कहाँ पहुँचना है, लेकिन आपको 13 साल की उम्र में ये ज़रूर पता होना चाहिए कि 13 साल की उम्र में आपको पता होना चाहिए कि 13 साल की उम्र में आपको कहाँ पहुँचना है। यानी वो डायरेक्शन फिर बाद में हो सकता है पॉइंट ए से बी जाके डायरेक्शन बदल जाए, पर ए से बी तक का भी डायरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए, वहाँ तक तो वहाँ तक तो पहुँचना है। और वो क्लैरिटी जो है वो मैन की मेंटल हेल्थ पे बहुत असर डालती है। अब वापस आऊँ उस बात पे, मेरा ऐसा मानना है कि मैन की कुछ फीमेल फ्रेंड्स होनी चाहिए। गर्लफ्रेंड्स होना ज़रूरी नहीं है, फीमेल फ्रेंड्स होना ज़रूरी है। उसकी वजह है क्योंकि देखिए, हर मैन जो है वो थोड़ा वुमन होता है और हर वुमन है जो थोड़ी मैन होती है। ये जो मैन होता है वो इसलिए भी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता रहा क्योंकि माँ ने उसके अंदर के फीमेल साइड को जो है हमेशा एक्नॉलेज किया, एंडोर्स किया और ऊपर आने में मदद की। मुझे अब लगता है कि अगर आपके मेल फ्रेंड्स आपको जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी फीमेल फ्रेंड समझ सकती हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सुनने वाले कान और समझने वाला दिल चाहिए, और वो सिर्फ मैन के पास हो ये तो ज़रूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करते हुए आपको अपनी उस लोनलीनेस को आने से पहले ही रोक देना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन जो है, इट इज़ ईजियर टू चेक डिप्रेशन बिफोर इट कम्स रादर देन टू सॉल्व इट आफ्टर इट हैज़ कम। सर मतलब रिलेशनशिप कहीं ना कहीं, अगर हम दोस्ती से आगे बढ़ें तो रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ता रोमांटिक ही हो, वो रिश्ता नॉन रोमांटिक भी हो सकता है। आप तुम ही देखो ना, कृष्ण और द्रौपदी एक दूसरे के क्या थे, भाई बहन भी नहीं थे और रोमांटिकली इन्वॉल्व भी नहीं थे, पर थे तो सखा ना। और वो सखा होना भी अपने आप में हमारे यहाँ तो रोल मॉडलिंग है। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप जो हैं वो कृष्ण राधा ही हों, आप कृष्ण द्रौपदी भी तो हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमें ये जो मेन मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए महिलाओं को भी कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा बिल्कुल ये एक लेना- रियलिटी है। बिल्कुल लेना पड़ेगा। मतलब एक डिक्लाइन में आप नहीं जी सकते कि नहीं ये कुछ नहीं है, होक्स है ये, बिल्कुल ऐसे आगे नहीं बढ़ मैन और वुमन पूरक हैं एक दूसरे के, एक दूसरे के बिना आगे नहीं बढ़ना है। पॉसिबल ही नहीं है। सर लेकिन एक बात फिर वो भी आ जाती है जो भी हमने थोड़ी देर पहले समझी, कि जो हमारी गुजरी हुई जनरेशन है वो अभी भी इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करती। चाहे हमारे पिताजी को ही हम ले लें, वो इन चीज़ों को बोलते हैं कि तुम लोग फालतू की ये सब बातें कर रहे हो, इन सबका कोई सेंस नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो इसलिए तुमको ये फील हो रही है। लेकिन सर अगर हम कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें, कई सारे बड़े लोग भी हैं एज में जो इस वीडियो को देखेंगे, सर कहीं ना कहीं पहले कंपटीशन का शायद वो लेवल नहीं था, या अगर हो तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि पहले वो लेवल नहीं था। और आज की तारीख में सर गली से लेकर मोहल्ले की बात कर लें, आप शहर की बात कर लें, देश की बात कर लें, सर हर जगह पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत तो पड़ती है ना कि हमारे बड़े कम से कम उस बात को एक्नॉलेज करें कि नहीं जो चीज़ आप बोल रहे हो वो चीज़ है। तो उनको हम कैसे बता सकते हैं कि नहीं ये जो चीज़ आप बोल रहे हो इसको इस तरीके से आप समझो, क्योंकि ये आज की तारीख में हो रहा है। काम सर बहुत अलग अलग हो चुके हैं। जब मैंने इंजीनियरिंग की थी, MBA किया, मेरे को कभी नहीं पता था कि मैं ये काम करूँगा, एंड सडनली कहीं से घड़ी घूमी और मैं यहाँ पे था। और उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स को मुझे समझाना बहुत मुश्किल हुआ था कि मैं क्या चाह रहा हूँ और क्या ये रास्ता और कहाँ जा रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता था सर कि आज से 5 साल बाद ये चीज़ कहाँ पहुँचेगी, और आज ये बूमिंग मार्केट हो चुका है। तो सर कैसे हम फर्स्ट स्टेप की मैं बात करूँगा आपसे कि उस फर्स्ट स्टेप को हम कैसे समझाने की कोशिश करें, क्योंकि इन दी एंड मैंने कहा ना टेबल पे आपको प्रोवाइड करना है, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार ये काम करके ये क्या कर लेगा, आर्टिस्ट वाली जो बात आ जाती है। तो हम वो पहला स्टेप कैसे ले सकते हैं कि यार नहीं मैं ऐसे कन्विंस करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो क्या है नमन, अभी देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं और तुम इस लाइव लोकेशन पे इसको शूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मक्खियाँ भी आ रही हैं बीच बीच में कभी। literally। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊँ, ये मैंने जानबूझ के बात ये कही, इसलिए कही क्योंकि इसका बड़ा मतलब ये है कि हम इम्परफेक्ट लाइफ को भी जो है वो परफेक्टली जीने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मैंने किया तो ये इम्परफेक्ट लाइफ को परफेक्टली जीने की कोशिश है, जो कि हमारे पेरेंट्स ने की थी। हम अब परफेक्ट लाइफ को इम्परफेक्टली जीने की कोशिश कर रहे हैं, ये फ़र्क है। हाँ बड़ी खूबसूरत नज़्म है, मुझे जो शायर याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसमें 2 अलग अलग एराज की बात होती है। उसमें एक बड़ा खूबसूरत वो है, जब अब्बा की बात होती है तो कहते हैं वो कि अब्बा का वक्त आया, तालीम घर में आई, तालीम साथ अपने ताज़ा विचार लाई, आगे रवायतों से बढ़ने का ध्यान आया, मिट्टी का घर हटा तो पक्का मकान आया, दफ्तर की नौकरी थी तनख्वाह का सहारा, मालिक पे था भरोसा हो जाता था गुजारा, पैसा अगरचे कम था
फिर भी न कोई गम था, कैसा भरा पूरा था अपना गरीब खाना, एक वो भी था ज़माना, एक ये भी है ज़माना। अब ध्यान से देखो तो उस टाइम पर इम्परफेक्ट लाइफ थी, पर उसे जो है वो परफेक्टली जी रहा था। अब उसी नज़म में आगे ये वाला पोर्शन है, अब मेरा दौर है ये कोई नहीं किसी का, हर आदमी अकेला, हर चेहरा अजनबी का, आंसू न मुस्कुराहट जीवन का हाल ऐसा, अपनी खबर नहीं है माया का जाल ऐसा। अब इस पूरे उसको देखो तो माया का जाल बिल्कुल इस तरह से आया हुआ है कि वो हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें अब उस इम्परफेक्ट लाइफ में परफेक्टली जीने को और अब परफेक्ट लाइफ को इम्परफेक्टली जीने के कॉम्बिनेशन को देखो। इसके अंदर आगे है, जिस तरह भीड़ में हम जिंदा रहे अकेले, वो जिंदगी की महफिल तुमसे ना कोई ले ले। तो अब अगली जनरेशन को आप कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो अकेले रहे, तुम्हारे साथ ये ना हो। मुझे ऐसा लगता है ये जनरेशन गैप है, ये जनरेशन गैप कम है, कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा है। क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि लड़के को लगता है कि उसका पिता उसको समझे, हाँ, जो कि एक गलत कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि पिता नहीं समझ सकता लड़के को, क्योंकि टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो दोनों के बहुत अलग हैं। वो जिस दुनिया में जिया था ना, उस दुनिया में आप नहीं थे, लेकिन आप जिस दुनिया में हैं उसमें बदकिस्मती से वो भी है और वो उस दुनिया में भी था जिसमें वो है। तो उसके पास दो दुनियाएं हैं कंपेयर करने के लिए, आपके पास एक ही दुनिया है, आपने उसकी दुनिया देखी नहीं है। तो उसको दिखाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। पिता क्यों कोशिश करेगा? क्योंकि पिता तो उस दुनिया से और इस दुनिया को कंपैरिजन में हमेशा कमतर ही पाएगा, हमेशा कोई चीज़ जो है वो उससे कमी ही पाएगा। आपको उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपने उससे बात करना शुरू की तो मेरा मानना है कि बदलाव आएगा। पिता को ये कहना कि पिता नहीं सुनने के लिए उतना विलिंग है, वो गलत होगा। मुझे लगता है अब हमको जाना पड़ेगा और हमको उसे एजुकेट करना पड़ेगा, बजाय कि उससे एक्सपेक्ट करने के। उसे एजुकेट करके हमको उसे उस लेवल पर लाना पड़ेगा जहाँ हमारी दुनिया में हमारे इस नए समाज के नए दर्द और नई डेफिनेशंस ऑफ दर्द उनको समझ सकें। सो इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम अस। सर, रिलीजियस वैल्यूज़ को आप इस चीज़ में कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्योंकि अब एक बार फिर से शायद वो दौर आ रहा है कि लोग धर्म की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि रिलीजियस वैल्यूज़, हम किसी कंट्रोवर्सी की बात नहीं करते, लेकिन जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, आप किसी भी रिलीजन से आते हो, लेकिन वो आप में रिलीजियस वैल्यूज़ होनी चाहिए, जिससे कि आप ऊपर कितना ही बढ़ जाओ, लेकिन आपकी जड़ें कम से कम मजबूत रहें, आपको पता रहे कि आप कहाँ से आगे बढ़े हो और किस डायरेक्शन में आपको आगे जाना है। क्योंकि आज की जनरेशन में हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उसका लैक रहता है, लेकिन अब उसको फिल करना शुरू कर दिया गया है। जो आज की तारीख में छोटे बच्चों को इस बारे में और ज़्यादा बताया जा रहा है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो रिलीजन कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको स्टेबल रखने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, और आपकी मेंटल वेलबींग की जो हम बात करते हैं उसके लिए रिलीजन कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरा ऐसा मानना है कि मेरे एक मेंटर बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि एज ए साइकोलॉजिस्ट यू मे नॉट बिलीव इन रिलीजन बट यू हैव टू बिलीव इन द पावर ऑफ रिलीजन। मुझे लगता है कि रिलीजन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, और रिलीजन में अगर रिचुअल्स को एक पल को हम हटा भी लें और स्पिरिट को देखें तो हम पाएंगे कि रिलीजन इवेंचुअली लोगों को साथ लाने का कॉन्सेप्ट था। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में यही फ़र्क है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अकेले बैठ के भी विपश्यना में, लेकिन रिलीजन आप अकेले प्रैक्टिस नहीं कर सकते। रिलीजन के लिए आपको जो है वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में आना ही पड़ेगा। आपको दिवाली, ईद, क्रिसमस और गुरु पूर्णिमा मनाना ही पड़ेगा। कीर्तन में आपको जाना ही पड़ेगा। कीर्तन में जाना ही पड़ेगा। और मेरा मानना है यही तो खूबसूरती है उसकी, क्योंकि अगर आप देखो तो आप पाओगे कि लोग जब साथ आते हैं तो आपके अंदर जो हैं वो फील गुड केमिकल्स जो हैं, चाहे वो ऑक्सीटोसिन हो, चाहे वो सेरोटोनिन हो, चाहे वो डोपामीन हो, चाहे वो एंडोर्फिन्स हो, वो सारे सिक्रेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज भी फिल्म एक भरे हुए हॉल में देखना एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप वो वार्मथ ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस महसूस कर पाते हो। स्टेडियम में इतने सारे लोगों के बीच जो अजनबी थे आपके, उनके साथ क्रिकेट देखना आज भी एक एक्सिलरेटिंग कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि कुछ तो है ह्यूमन टच में,
और रिलीजन एसेंशियली फैसिलिटेट कर रहा था उस ह्यूमन टुगेदरनेस को। और अगर हम बियॉन्ड रिचुअल्स उस फंडामेंटल स्पिरिट को वापस से टैप कर सके, तो मेरा मानना है कि रिलीजन और उससे जुड़ी हुई वैल्यूज़ आज भी मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने में एक बहुत बहुत पोटेंट टूल है। क्योंकि सर अभी मैं अपने एग्जांपल शेयर करूंगा। जब मैं यहाँ पे आया था पढ़ने के लिए, तब सर होम सिकनेस थी मेरे को, मैं कभी घर से नहीं निकला था। तो मेरी मम्मी ने मुझको यही कहा था कि यार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, चीज़ सुधर जाएंगी। अब मैं उस टाइम सर इतना रिलीजियस था नहीं, पर मैंने कहा चलो ठीक है, इन्होंने बोला है तो बस शुरू कर दो। सर लिटरली चीज़ें इनलाइन होती चली गई, और कहीं ना कहीं फिर इवेंचुअली 6-8 महीने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ एक बार कि शायद कुछ तो एनर्जी है इस चीज़ में। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं हनुमान जी मेरे साथ आ गए कि नहीं चल बेटा मैं तेरे को लेके चल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ की पावर सर मैंने फील करी। हाँ होगा ना, क्योंकि आप इवेंचुअली आप साथ मिस कर रहे थे। हाँ अब वो साथ जो है वो अगर नोशनल साथ भी हो हाँ तो बात तो सेम ही रहती है। क्योंकि आज भी आप देखोगे तो ह्यूमन माइंड के लिए दरअसल कोई इंसान और उस इंसान का एहसास दोनों बराबर ही हैं। इनफैक्ट कई बार उसके लिए एहसास जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बजाय कि इंसान के। वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है ना, इतनी निस्बत है तेरे ख्याल से मुझको, तू भी आए तो खलल लगता है। तो कई बार आप जो हैं वो अपने अंदर दिमाग में किसी का साथ चाहते हैं, अगर वो सच में आ जाए तो शायद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट माता पिता के होने के एहसास के साथ जीना ज़्यादा आसान है बजाय कि माता पिता के सेम रूम में रहकर रहना। आप देखो, आप अपने पिताजी के साथ बैठो, आपको जो है वो वहाँ पे पावर स्ट्रगल शुरू हो जाएगा रिमोट को लेके। पर वैसे ख्याल कि पिता साथ हैं, ये ख्याल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे शब्द हो, चाहे आयतें हों, या फॉर दैट मैटर गॉस्पेल हो, ये सारे आप अकेले जब कहते हो तो आपके साथ आपके जीसस, आपके हनुमान, आपके अल्लाह, आपके गुरु होते हैं। लेकिन एक बार हनुमान चालीसा और हनुमान भजन ज़रा जाके मंदिर में घंटी बजा के करो तो पता चलेगा मजा आता है। कि उसका जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट न केवल डिप्रेशन को हटाने वाला है बल्कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग को भी लाने वाला है। और ये सारे धर्मों के लिए ट्रू है। अभी सर जैसे एक चीज़ और हो रही है, एक मूवी आने वाली है आदि पुरुष, उसके मेकर्स ने भी इस चीज़ को बोला है कि हमारे थिएटर में एक सीट हनुमान जी के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि जहाँ भी रामायण का पाठ होता है, अब भले ही सर ये मार्केटिंग गिमिक हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की रिलीजियस बिलीफ तो उसमें है। खैर सर, एक अभी हमने बीच में बात करी थी, आपने आदमियों के रोने का जिक्र किया था सर। उसको पहली बात हमें कितना नॉर्मलाइज करना चाहिए, प्लस अगर उसके कारण किसी को एम्बैरेसमेंट होती है तो उस चीज़ को कैसे पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि सर ज़रूरी तो है। इतना प्रेशर हम डे टू डे लाइफ में फील कर रहे हैं, हम बाहर जाते हैं मार्केट में, और स्पेशली जो सेल्स वाले हमारे लोग हैं सर, सेल्स में बहुत प्रेशर होता है। अभी रिसेंटली एक HDFC बैंक का वीडियो वायरल हुआ था, अगर आपने देखा हो तो सर, वहाँ पे एक ऊंचे पद पर बैठा हुआ अधिकारी था सर, वो जिस तरीके से स्कोल्ड कर रहा था, सबके सब सर वहाँ पढ़े लिखे ही लोग होंगे, लेकिन वो डांट खाने के लिए सर कोई पढ़ाई नहीं करता। सर हमें रोने को कितना ज़्यादा नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अमन कि रोने को नॉर्मलाइज आज से 150 साल पहले गालिब नहीं कर दिया था जब उन्होंने कहा था। बड़ी खूबसूरत बात है उनकी, दिल ही तो है ना संगे के दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें सताए क्यों। तो मेरा मानना है गालिब, चचा गालिब तक ये बात कह गए थे कि भाई अगर मतलब हम दिल हैं भाई, हम कोई ईंट पत्थर थोड़ी हैं, हम दर्द से भराएंगे, बिल्कुल आएंगे, अगर आप सताओगे तो हम रोएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि रोना तो नेचुरल। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, यहाँ अपना रोना भी रोना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ समझना, रोना ज़रूरी है, पर कहते हैं ना वो अपना रोना रो रहा था, तो रोना रो रहा था मतलब अपने दिल की बात कहना। हाँ। अब वो एक शेर जो है वो, मैं तो व्हाट्सएप पे नहीं हूँ पर व्हाट्सएप पे बड़ा चला और मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया था, और वो शेर बड़ा अच्छा था कि कभी घर बैठकर खोल दिया होता यारों के साथ तो न खोलना पड़ता डॉक्टरों को औजारों के साथ। दिल की बात हो रही हाँ। है ना। तो अब इंटरेस्टिंगली तुम देखोगे तो पाओगे कि ये जो, अगर आप नहीं भी रोए तो चलेगा, तो रोना जरूरी नहीं है, अपना रोना भी रो सकते हो, यानी यू कैन ऑलवेज लेट इट आउट। हाँ, बस एक चीज़ करना बड़ा खतरनाक है मुझे लगता है। एक आदमी को पहले तो सिगरेट, शराब, ड्रग्स, लेट नाइट जागना, ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। लाइफस्टाइल एक तरह हाँ, से। उसका रीज़न है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप ना सोशोलॉजी से पंगा ले सकते हो, साइकोलॉजी से पंगा ले सकते हो, आप बायोलॉजी से पंगा नहीं ले सकते।
बायोलॉजी से पंगा लेते हैं ना तो बायोलॉजी पलट के बहुत ज़ोर से आती है। अब हमको नींद जब आती है तो वो इसलिए आती है क्योंकि अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट होता है। सुबह जब उठते हैं तो उठ के दुनिया की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि कॉर्टिजोल नाम का एक्सप्रेस हार्मोन जो सिक्रेट होता है उसका लेवल बढ़ता है। अब अगर आप लेट नाइट तक जाग रहे हो और सुबह लेट उठ रहे हो तो आपने रात को मेलेटोनिन की सोने की बस मिस कर दी और सुबह कॉर्टिजोल की उठने की बस मिस कर दी। और दोनों ही केस में आप चाहे कितना भी कुछ क्यों ना कर लो आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ना तय है। नेक्स्ट बात, आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आप अगर रो रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही गम से रो। आप जब एक गज़ल सुनते हो, आप जब एक पोइट्री लिटरेचर जब ये देखते हो, ये सुनते हो, ये लिखते हो, तो आप किसी और के गम से वाइकैरियसली मतलब इनडायरेक्टली बट फेल्ट एज इफ इट इज़ योर्स, बड़ा खूबसूरत वर्ड है। आप वाइकैरियसली इनडायरेक्टली आप दरअसल सामने वाले के दर्द के थ्रू भी अपना दर्द बाहर निकाल पाते हो। और वो जो एक प्रक्रिया है वो अच्छी पोइट्री और लिटरेचर जो है उसी के थ्रू हो सकता है। तो मुझे लगता है मेन को जो है वो दरअसल इन सारे फैक्टर्स का एक बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। तो या तो रो या अपना रोना रो या किसी के रोने के बहाने अपना रोना रो। आखिरी 2 सवालों के साथ सर ख़त्म करूँगा। अगर हम बात करें तो लिखने को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि अगर आप कोई चीज़ फील कर रहे हो तो उसको लिख के निकाल सकते हो। आप आपके पास कोई नहीं है, आप लिख लो। आप खुश हो आप लिख लो, आप अपनी दिन की कहानी लिख लो, आप कुछ भी लिख लो। सर ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? बहुत, क्योंकि राइटिंग इज़ दी ओनली साइकोन्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी, उसमें सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है। और हमारे यहाँ तो वैसे भी कहा जाता है एक लिखा 10 बाँचा, तो लिखना तो हमारे लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर लिखने में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना होगा कि लिख कर उसे आप रख नहीं सकते, आपको लिख कर उसे फाड़ना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने उसे लिख कर रख लिया तो हमारा ब्रेन जो है वो फाइनली जब भी आप उसे पढ़ोगे तो वापस वहीं जाने की क्षमता रखता है। आज भी जो है वो आपका माजी आपको याद तो आएगा। इसीलिए आप देखोगे ध्यान से, ज़्यादा मैन बताते नहीं हैं पर वो आज भी फेसबुक पे अपना फर्स्ट क्रश ढूंढ रहे हैं है ना। तो पॉइंट ये है कि इंसान जो है, इंसान को ना फोटोग्राफ्स और अपना लिखा, इन दोनों से हल्का सा करने के बाद दूरी बना लेनी चाहिए। यानी फोटोज ज़्यादा नहीं देखने चाहिए, लिखना चाहिए पर लिखने के बाद उसे स्टोर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वो गज़ल या नज़्म हो तो बात अलग है। लेकिन मेरा तो एक और चीज़ माननी है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है मेरे ख्याल में, ऑडियंस शायद या व्यूअर्स अच्छा ना लगे। मेरा मानना है आपने अगर मूवी के सॉन्ग्स और सेंटिमेंटल मूवीज़ देखना बंद कर दी तो ही आपकी मेंटल हेल्थ जो है आधी बेहतर हो जाएगी। आप वो जो सुबह सुबह लगा लेते हैं ना, वो रात को जो गाने लगा लेते हैं ना, सुन रहा है ना रो रहा हूँ मैं, उस चक्कर में आधी परेशानी है। अब इमेजिन करो मेरा एक क्लाइंट है, अब उस क्लाइंट को मैं समझाऊं बड़े अच्छे से, अब वो नीचे जाए और जाते से वहाँ पे गाना अचानक से बज रहा हो, कैसे हुआ ये, कैसे हुआ, तो इतना ज़रूरी कैसे हुआ। अब मुझे बताओ कि वो सारी कोशिश जो उसकी कंडीशनिंग हटाने की थी वो सारी बर्बाद हो जाएगी। तो पर्सनली मेरा ऐसा मानना है, वापस आऊँ, कि किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म इंक्लूडिंग राइटिंग, उसके अपने आदाब हैं, उसके अपने अदब हैं, उसके अपने नियम हैं। तो जब मेंटल हेल्थ के लिए जर्नलिंग की जाए तो ये भी ध्यान रखा जाए कि बार बार अपने आप को उस जगह पर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिखें, उसे बाहर आने दें। क्योंकि राइटिंग जो है वो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों को मिलाकर एक होल ब्रेन्ड एक्सपीरियंस देती है। वो राइट ब्रेन के इमोशनल एब्स्ट्रैक्शंस को लेफ्ट ब्रेन के लैंग्वेज फंक्शन से मिलाकर आपको एक सेंस ऑफ रिलीज देती है। सो इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। आखिरी सवाल सर, पर्सनल है, व्हाट्सएप पे क्यों नहीं है सर? आप अभी आपने बोला तब मेरे एकदम से ध्यान गया कि मतलब आप इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत मतलब यूनिवर्सिटी बन गई है सर आजकल तो। देखो, अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था गीता में कि भाई मेरा मन जो है वो बड़ा चंचल रहता है, तो इसको कैसे काबू में लाऊं। तो एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने बात कही, श्लोक कही थी। पहले तो वो थी सुख। पहले तो उन्होंने कहा कि एक सही बैलेंस्ड आदमी का क्या निशानी है। तो उन्होंने कहा था सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वापसी। यानी जो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में सेम रह सके, वो युद्ध में जाकर कुछ भी करे उसे पाप नहीं लगता। मतलब वो जो है वो जाकर अपने काम को कर सकता है बिना उसके फल के सोचे।
इसको लेके बड़ा खूबसूरत जिन्होंने मेरे ख्याल में अनवल जलालपुरी ने जो है वो गीता को ट्रांसलेट किया था उसमें शेर में, तो उन्होंने ये कहा था, इसी का ट्रांसलेशन है, तवाज़ुन जो दुख सुख में कायम रखे, तबीयत हमेशा मुलायम रखे, मिजाज अपना जो मुस्तकिल रख सके, जो मौके पे काबू में दिल रख सके, है वो मोहतरम, गैर फ़ानी वही है, दायम वही, जावेदानी वही। तो अब ये कहने के बाद जो है वो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा इसका तरीका क्या है। हाँ तो कृष्ण ने बहुत सारे तरीके बताए, पर पहला तरीका वो है जो मैंने अपना लिया है काफ़ी सारा। जब उसने कहा कि मैं अपने आप को कैसे काबू में रखूं, कैसे बैलेंस्ड रहूं, तो उन्होंने कहा था यदा संहरते चायम कुर्मुंगानीव सर्वशः इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मतलब जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही आपको भी अपनी इंद्रियों को थोड़ा समेट के चलना चाहिए। इंद्रिया मतलब आपका देखना, सुनना, सूंघना, सब कुछ सुनना। तो जैसे कछुआ अपने सारे अंग समेट कर चलता है, वैसे ही आपको भी अपनी इंद्रियों को थोड़ा समेट के चलना चाहिए। मतलब अपने एक्सपोजर को थोड़ा लिमिटेड रखना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहती है, यानी योर विजडम एंड योर टेम्परामेंट स्टेज स्टेबल। मेरा मानना है व्हाट्सएप ने बस यही तो परेशानी खड़ी कर दी। वहाँ पर एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया है कि आप चाह के भी ना अफेक्ट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसलिए मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं व्हाट्सएप पे होकर अपने लिए विल पावर खर्च करने के बजाय क्यों ना वहाँ रहूँ ही ना। बिकॉज नमन, हमेशा याद रखना, एक बड़े वाइज आदमी ने कहा था, बॉय चूज योर बैटल्स वाइजली, यू कैन नॉट विन ऑल ऑफ देम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए सर, और इतनी अच्छी बातें बताने बहुत के लिए। अच्छा लगा तुमसे बात कर। थैंक यू सर। मतलब बहुत लोगों को सर इससे बहुत कुछ ये जानने को मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। और सर मैं बिल्कुल अभी भी आपको बोलना चाहूँगा, अगर फ्यूचर में मुझे कुछ लगा तो सर मैं आपको बिल्कुल याद करूँगा। बिल्कुल नमन, इट्स अ और प्लेजर। अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि ये मक्खियाँ बीच में ना आए। नहीं, ये तो लाइव लोकेशन है। लेट्स लर्न टू लिव इम्परफेक्ट लाइफ परफेक्टली। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ आने के लिए। थैंक यू।